तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और 12th रसायन विज्ञान एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने नोट्स में अध्याय 3 वैद्युत रसायन में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं इसका जो 23वां क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी चालकता किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए इसको फिर अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं कि इसका जो आंसर है वो हमें कैसे याद करना है, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। तो विद्युत अपघटनी चालकता को समझने के लिए हमें एक चित्र की ज़रूरत होगी जिसमें हम एक पात्र लेंगे। अब इस पात्र के अंदर हम कोई विद्युत अपघट्य भरते हैं। इस तरीके से हमने एक विद्युत अपघट्य भर दिया। अब पूरा ध्यान से समझना है, विद्युत अपघटनी चालकता बिल्कुल याद हो जाएगी। अब ये क्या है विद्युत अपघट्य? तो विद्युत अपघट्य में ये NaCl भी हो सकता है। यहाँ पे कोई लवण हो सकता है जैसे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। कोई भी विद्युत अपघट्य चाहे कोई अम्ल हो सकता है H2SO4 या HCl। ये विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पे हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम इनमें 2 इलेक्ट्रोड डुबाएंगे इस तरीके से, और दोनों इलेक्ट्रोडों का जो संबंध है वो एक बैटरी से कर देंगे, चालक तार के माध्यम से यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे बैटरी का धन सिरा है और यहाँ पे माइनस, तो धन से ऋण की ओर करंट आएगी। तो ये करंट यहाँ से इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य में से बहते हुए यहाँ से पूरा परिपथ कंप्लीट करेगी। तो होगा क्या कि इस विद्युत अपघट्य में भी हलचल होगी और ये वाला पूरा इलेक्ट्रोड हो जाएगा धन का, क्योंकि ये बैटरी के धन सिरे से कनेक्टेड है, और ये माइनस वाला पूरा हो जाएगा ऋण का, क्योंकि ये बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर विद्युत अपघट्य में भी जैसे HCl अगर घुला हो तो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो माइनस वाला प्लस की ओर जाता है और प्लस वाला माइनस की ओर गति करने लगते हैं। सारे ऐसे लाखों आयन्स गति करने लगते हैं। ये माइनस वाले सारे इस तरफ जाएंगे और ये इस तरफ जाएंगे। तो आयनों के अभिगमन से करंट बन जाती है इसमें, और यहाँ पे परिपथ कंप्लीट हो जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा, जो बैटरी ने लगाया है वो विभवांतर होगा V, और यहाँ पे जो करंट जा रही है वो होगी I। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि जहाँ V यानी विभवांतर होता है और जहाँ धारा होती है, तो ओम के नियम से हमें पता चलता है। ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर RI। आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम बेसिकली होता है V समानुपाती I, तो V बराबर RI। तो ओम के नियम से हमें पता चलता है कि जहाँ विभवांतर होता है, जो कि हम देख पा रहे हैं, और जहाँ धारा होती है, जो कि हम देख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ प्रतिरोध भी होता है। तो इसका मतलब है कि विद्युत अपघट्य में प्रतिरोध भी होगा। यहीं से आपको पता चलेगा। तो इस प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है पहले इसको समझो। प्रतिरोध मतलब होता है बाधा। जैसे आपने सड़क पर देखा होगा ब्रेकर्स बने रहते हैं। जैसे कोई स्कूल है तो उसके सामने ब्रेकर्स बने रहते हैं। कोई यहाँ बीच में गांव पड़ता है तो दोनों गांव के दोनों तरफ ब्रेकर्स बने रहते हैं, ताकि वहाँ पे जो तेज़ रफ्तार व्हीकल होते हैं वो धीमे हो जाएं और दुर्घटना से बचा जा सके। वैसे ही यहाँ पे प्रतिरोध कहलाता है, मतलब जो करंट आ रही है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, तो करंट स्लो हो जाती है। करंट की जो इंटेंसिटी है वो स्लो हो जाती है, उसे कहते हैं प्रतिरोध। अब ये कम भी हो सकता है। अगर कम प्रतिरोध होगा, बाधा कम होगी, तो करंट आसानी से बहेगी। अगर बाधाएं ज़्यादा होंगी तो करंट उतनी अच्छे से नहीं फ्लो हो पाएगी। तो ये चालक तार में, ठोस में भी हमने देखा है कि कोई लोहे का टुकड़ा है, कोई कॉपर का टुकड़ा है, तो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A और L लंबाई में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। उसी तरीके से यहाँ पे पाया गया कि विद्युत अपघट्य में भी आयन जो चलते हैं उनके बीच में भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर उत्पन्न होता होगा, क्योंकि जहाँ V होता है, जहाँ I होता है, तो ओम कहते हैं कि निश्चित रूप से वहाँ प्रतिरोध भी होगा। अब वो कम या ज़्यादा होगा, वो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रतिरोध ना हो। प्रतिरोध तो होगा, भले ही बहुत कम हो। ये ओम का रूल कहता है।
तो चलो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि प्रतिरोध भी होता है। तो प्रतिरोध जितना कम होगा, बाधाएं जितनी कम होंगी, ऐसे समझो, प्रतिरोध जितना कम होगा, चालकता को हम सी से दर्शा लेते हैं, कंडक्टिविटी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उतने आराम से करंट फ्लो होगी जितना प्रतिरोध कम होगा। जैसे मान लो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा बाधाएं हो, तो करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगी। तो जो प्रतिरोध होता है या जो कंडक्टिविटी होती है, यानी चालकता जो होती है, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब अगर ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। वैसे भी ब्रेकर्स ज़्यादा होंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तो आर ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब इसको जो इसकी जो लैंग्वेज है, अब जो सी है, जो चालकता है, इसे ही हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य की चालकता, जिसे हम विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। बहुत ही सरल है। तो आप कैसे लिखोगे इसकी भाषा मन से? तो बहुत ही सिंपल है कि जब किसी विद्युत अपघट्य में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ओम के नियम से उसमें प्रतिरोध भी होता है ना। जब किसी विद्युत अपघट्य में से, याद करो साथ में, जब किसी विद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित होती है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर V होता है और करंट होता है, तो प्रतिरोध निश्चित रूप से होगा। तो आपको क्या लिखना है कि जब किसी विद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर प्रतिरोध भी होता है, तो एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और ओम के नियम से ये पता चला, किससे? ओम के नियम से। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य में उत्पन्न प्रतिरोध ओम के नियम से निकाला जा सकता है, और इस प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे चालकता कहते हैं। कौन सी चालकता? विद्युत अपघटनी चालकता। बस इतना ही है। फिर से समझो, जब किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न प्रतिरोध को ओम के नियम से निकाला जा सकता है। और इसी का जो व्युत्क्रम है वही विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। तो विद्युत अपघटनी चालकता क्या है? विद्युत अपघट्य में उत्पन्न प्रतिरोध का व्युत्क्रम। बस इतना ही है। तो बस लिखना है, यदि आपको विद्युत अपघटनी चालकता क्या है, तो आपको तो समझ में आ गया, याद भी हो गया कि जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिसे हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं, और उसका व्युत्क्रम करेंगे तो विद्युत अपघटनी चालकता कहलाएगी। कितना सिंपल है ना। तो ये है विद्युत अपघटनी चालकता। अब जो विद्युत अपघटनी चालकता होती है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो प्रभावित करने वाले कारक भी इसके देख लेते हैं साथ में। बहुत ही सरल है। तो हम हेडिंग लगाएंगे प्रभावित करने वाले कारक। ये भी आप एग्जाम में हेडिंग लगाओगे, प्रभावित करने वाले कारक, इस तरीके से। तो इसमें जो प्रभावित करने वाले कारक है उसमें सबसे पहले है आयनों की सांद्रता। तो आपको हेडिंग लगानी है आयनों की सांद्रता। अब ये क्या होती है? सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, है ना। तो आयंस जितने ज़्यादा होंगे, मतलब प्लस माइनस जितने ज़्यादा होंगे, इसमें और बढ़ा देते हैं संख्या, तो अपन अब बोल सकते हैं कि आयनों की सांद्रता ज़्यादा हो गई है। तो आयनों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी चालकता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि आयंस और हैं तो वो चलेंगे, चालकता बढ़ेगी। तो आयंस बढ़ेंगे तो चालकता भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अपन को क्या लिखना है? विद्युत अपघटनी चालकता। तो विद्युत अपघटनी चालकता मतलब सी के बारे में लिखना है। तो आपको लिखना है कि आयनों की सांद्रता विलयन में जितनी अधिक होती है, विद्युत अपघटनी चालकता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ेगी तो वो ज़्यादा मात्रा में चलेंगे। अभी देखो 2 माइनस चल के इधर जा रहे थे तो कम करंट बनी। अब 5 माइनस चल के जाएंगे तो और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब ढेर सारे आयंस जब एक साथ चलेंगे तो करंट की मात्रा अपने आप ही बढ़ जाएगी। अब दूसरा जो इसमें होता है वो होता है आयनों की गतिशीलता। दूसरा, इनकी गति, आयनों की गतिशीलता। हालांकि इसी से मिलता जुलता है लेकिन उतना भी नहीं है, इसको अलग से पॉइंट बना सकते हैं। गतिशीलता, अब ऐसा भी हो सकता है कि आयंस ज़्यादा तेज चलेंगे, तो तेज चलेंगे तो करंट और तेज बनेगी, मतलब उनकी जो गति है वो तेज होगी। अब तेज क्यों चलते हैं? कभी हो सकता है हमने ताप बढ़ा दिया नीचे से,
तो विद्युत अपघट्ट में क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी अणुओं की, तो आयंस की भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे और तेज रफ्तार में चलेंगे। और जितनी ज़्यादा आयन की स्पीड होगी, चालकता उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो आयनों की गतिशीलता में आप लिखोगे कि किसी विद्युत अपघट्ट की आयनों की गतिशीलता जितनी अधिक होती है, चालकता उतनी ही अधिक होती है। तो ये डायरेक्ट ही समानुपाती है ये चालकता। अब बात करेंगे विलायक की सांद्रता। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विलायक की सांद्रता। अब ये जो विलायक की सांद्रता है, ये क्या है? देखो, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय, जैसे विलायक यदि पानी है H2O, उसमें विलेय मिलाया गया है HCl। ये समझो, उसमें विलेय क्या मिलाया गया है? HCl। तो अगर HCl ज़्यादा मिलाया गया है तो विलयन बनेगा सांद्र, आयनों की सांद्रता ज़्यादा होगी। लेकिन अगर विलायक ज़्यादा मिलाया गया है तो H2O बढ़ जाएगा, तो विलेय कम हो जाएगा, मतलब HCl, मतलब सांद्रता घट जाएगी पर लीटर पर यूनिट एरिया में। तो इससे क्या होगा, सांद्रता जो चालकता है वो कमी हो जाएगी, तो 1/c लिखोगे। चौथा पॉइंट है ताप। ताप जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो आप लिख सकते हो कि विलायक जो होता है या ताप बढ़ाने से जो विद्युत अपघट्ट है उसके बारे में तो हमने अभी बात की है, गतिशीलता बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी। तो आपको लिखना है ताप बढ़ाने से आयनों की जो गतिशीलता है वो बढ़ जाती है, और आयनों की गतिशीलता बढ़ने से चालकता भी बढ़ जाती है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिनके आधार पर हमने समझा। अब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्ट में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो जो विद्युत अपघट्ट है द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ओम के नियम से निकाला जा सकता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे याद किया था, ठीक है? तो वही चीज़ है, याद कर लेना। चालकता 1/R होती है, ये भी मैंने बताया, बस इसकी इकाई याद रखना। देखो, बटे में R है, R किसका मात्रक है? ओम। R का मात्रक क्या होता है? ओम। तो ओम नीचे रहेगा, अब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ये तो समझ में आएगा। अब ओम इनवर्स नहीं लिखना है तो आप सीमेंस लिख सकते हो, छोटा s या बड़ा S होता है ये सीमेंस। अब प्रभावित करने वाले कारक तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं, मैंने आपको डिटेल बता दिया है, अगर कभी मौका लगे तो आप डिटेल भी लिख सकते हो। तो ये 4 कारक हो जाएंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में। और अधिक वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करोगे संदीप खरे, तो यहाँ पे ये हमारा चैनल है, इस पे क्लिक कर लेना। और इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जाओगे प्लेलिस्ट में, ठीक है? और प्लेलिस्ट में IUPAC जिनको सीखना है IUPAC सीख सकते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ना है तो देखो इसमें लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, और आप ये सारी प्लेलिस्ट देखकर बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये देखो, इसके बाद हमने यहाँ पे ये सारे एक-एक क्वेश्चन जो भी हमारे नोट्स हैं ना, उनके एक-एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आप सारे जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद अपलोड होते जा रहे हैं, जितने भी होंगे इस टाइम पे इतने ही अपलोड हो पाए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से देखते रहिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग 24वां क्वेश्चन करेंगे। प्लेलिस्ट आपको पता है कैसे जाना है, तो प्लेलिस्ट पूरी चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वीडियोस उपलब्ध हैं।